चलिए मैं आपको सत्य घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में करण नाम का एक सुसंस्कृत, मेहनती और होशियार लड़का था। उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनने की महत्वाकांक्षा थी। अपने वर्ग में वो विद्यालयीन परीक्षाओं में हमेशा अव्वल रहा करता था। हर बोर्ड और महाविद्यालयीन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो आखिरकार एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बन ही गया। उसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के 3 साल के बाद एक सुसंस्कृत और उच्च शिक्षित लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन करण और उसकी पत्नी एक सिनेमा थिएटर से अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। एक भीड़भाड़ वाले चौक पर करण ने उस समय चौक को पार करने का जोखिम लिया जब ऑरेंज लाइट शुरू था। तभी एक गतिशील कार ने उन्हें टक्कर मार दी और एक गंभीर दुर्घटना हो गई। करण की दाहिनी कोहनी टूट गई, मगर उसकी पत्नी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। निचली पीठ पर जोर से गिरने की वजह से उसे कमर के नीचे लकवा मार गया। देखते ही देखते उस दाम्पत्य का जीवन तबाह हो गया। उस समय करण को उस ट्रैफिक सिग्नल पर की हुई अपनी गलती का बुरी तरह से पछतावा हुआ। उसे इस सच्चाई का गहरा एहसास हुआ कि सावधानी और शरीर की सुरक्षा ये जीवन में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारी पहली प्राथमिकता यह आत्मसुरक्षा होनी चाहिए। चलिए आत्मसुरक्षा के जीवन कौशल को गहराई से समझते हैं। आत्मसुरक्षा का महत्व समझाने के लिए मैं आपको क्रिकेट के खेल में जो बल्लेबाज होता है उसका उदाहरण देना चाहूंगा। साधारणतः एक बल्लेबाज का लक्ष्य होता है कि जितनी गेंदें वो खेले उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले उसे परिस्थितियों का सही अंदाजा होना चाहिए, जैसे कि खेल पट्टी पर उछाल कितना है, क्या गेंद हवा में पलट रही है, अगर हाँ तो कितनी पलट रही है, क्या गेंद टप्पा खाने के बाद घूम रही है, अगर हाँ तो कितना घूम रही है, विपक्षी टीम के कौन से गेंदबाज घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, वगैरह। ये सारे अंदाज होने के लिए उसे कुछ गेंदों तक बचकर खेलना होगा। इन मजबूत प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस के शुरुआती पलों को पार करने के बाद उसे परिस्थितियों का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है और वह अच्छी गेंदों और कमजोर गेंदों में फर्क कर सकता है। इसके बाद वो गेंद की गुणवत्ता के अनुसार खेलना शुरू कर सकता है, मतलब अच्छी गेंदों पर प्रतिरक्षा करना और खराब गेंदों पर आक्रामक प्रहार करना। पारी के शुरुआत में ही एक अच्छी गेंद पर आक्रामक प्रहार करके आउट होने में कोई मतलब नहीं बनता। पहले आपको अपनी प्रतिरक्षा मजबूत करनी होती है। इसका मतलब यह है कि बल्लेबाजी करते समय आपकी प्रतिरक्षा आपके आक्रामकता की पहली आवश्यकता होती है। उसी तरह से आपके जीवन में आपकी आत्मसुरक्षा आपके तरक्की की पहली आवश्यकता होती है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो पहले आपको जिंदा रहना होगा और शरीर, मन और बुद्धि को सुरक्षित रखना होगा। और जिंदा रहने और शरीर, मन और बुद्धि को सुरक्षित रखने के लिए आपको आपकी अलग अलग प्रकार से सुरक्षा करनी होगी, जैसे कि शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरण से और राजनीतिक रूप से। इसी कारण आपकी आत्मसुरक्षा आपके जीवन में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मसुरक्षा यह सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। अब जानते हैं कि समय के संदर्भ में आत्मसुरक्षा के प्रकार क्या है। समय के संदर्भ में आत्मसुरक्षा के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है पूर्वनियोजित आत्मसुरक्षा। इस प्रकार की आत्मसुरक्षा तब की जाती है जब यह पहले से ही पता हो कि विशिष्ट परिस्थितियों में किस तरह का खतरा निर्माण हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार की आत्मसुरक्षा खतरे के निर्माण होने के प्रत्यक्ष समय से बहुत पहले ही कर दी जाती है। जैसे कि मोटरसाइकिल चलाने से पहले हेलमेट पहन लेना, यह पूर्वनियोजित आत्मसुरक्षा का उदाहरण है। दूसरा प्रकार है समयोचित आत्मसुरक्षा। इस प्रकार की आत्मसुरक्षा खतरे के निर्माण होने के प्रत्यक्ष समय पर की जाती है, मतलब उस समय की जाती है जब खतरा निर्माण होता है। जैसे कि तूफान के समय बिजली शरीर पर गिरने से बचने के लिए किसी मजबूत आड़ के नीचे चले जाना, यह समयोचित आत्मसुरक्षा का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आत्मसुरक्षा के प्रकार। ये प्रकार हैं: शारीरिक आत्मसुरक्षा, मनोवैज्ञानिक आत्मसुरक्षा, परिवार और रिश्तों से संबंधित आत्मसुरक्षा, सामाजिक आत्मसुरक्षा, शैक्षणिक जीवन में आत्मसुरक्षा, व्यावसायिक जीवन में आत्मसुरक्षा, आर्थिक आत्मसुरक्षा, पर्यावरण से आत्मसुरक्षा, धार्मिक संघर्षों से आत्मसुरक्षा, राजनीतिक संघर्षों से आत्मसुरक्षा। चलिए इन सभी प्रकारों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले शारीरिक आत्मसुरक्षा। जैसे कि शारीरिक इस शब्द से ही स्पष्ट है, शारीरिक आत्मसुरक्षा का मतलब है शरीर को विभिन्न भौतिक संकटों से बचाना। भौतिक संकट 2 प्रकार के होते हैं, महाविपत्तियां और रोग। लेकिन कभी-कभार एक भौतिक संकट यह किसी महाविपदा और भौतिक रोग के संयोग से उत्पन्न होता है।
जैसे कि युद्ध के समय मरे हुए सैनिकों के शरीरों के सड़न की वजह से जो महामारी फैलती है वो एक महाविपदा, युद्ध और एक रोग मतलब वो संक्रामक रोग जो उस महामारी की वजह से फैला है, इन दोनों के संयोग से निर्माण हुआ संकट है। चलिए पहले महाविपदाओं से आत्म सुरक्षा को विस्तार से समझते हैं। एक महाविपदा का मतलब है एक अचानक होने वाली नैसर्गिक या मानव निर्मित दुर्घटना या महाविपत्ति जिससे जान माल को भारी क्षति पहुंचती है और उसका भारी नुकसान होता है। महाविपदाओं के दो प्रकार हैं, नैसर्गिक और मानव निर्मित। जैसे कि शब्दों से ही पता चलता है, नैसर्गिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाली महाविपदाओं को नैसर्गिक महाविपदाएं कहा जाता है, जैसे कि बिजली गिरना, तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़, जंगलों में लगने वाली आग, सूखा, महामारी, जानवरों के हमले आदि। इसी तरह से एक या अनेक इरादातन या गैर इरादातन मानवीय कार्य से उत्पन्न होने वाली विपदाओं को मानव निर्मित महाविपदाएं कहा जाता है, जैसे कि बिजली के झटके, रसोई के गैस सिलेंडरों का विस्फोट, फर्श के टाइल्स पर फिसलना, मानव निर्मित संरचनाओं का ढह जाना, सड़क दुर्घटनाएं, रेलवे दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, आग की घटनाएं, औद्योगिक आग की घटनाएं आदि गैर इरादतन मानवीय कार्यों से उत्पन्न होने वाली मानव निर्मित महाविपदाएं होती हैं। लेकिन हिंसक झगड़े, हाथापाई, गोलीबारी, दंगे, अपहरण, आतंकवादी हमले, गृह युद्ध, लड़ाइयाँ, युद्ध वगैरह ये सब इरादतन मानवीय कार्यों से उत्पन्न होने वाली विपदाएं होती हैं। अब हमें सबसे पहले इस महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार करना होगा कि हम महाविपदाओं से 100% आत्म सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन महाविपदाओं से क्षतिग्रस्त होने की संभावना को और उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम कुछ परिणामकारक और ठोस कदम जरूर उठा सकते हैं। चलिए समझते हैं अलग अलग नैसर्गिक महाविपदाओं को और उनके खिलाफ हम क्या आत्म सुरक्षा के कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजली गिरने की घटनाओं की। बिजली कड़कना मतलब एक बादल के अंदर ही या एक बादल और पृथ्वी के बीच होने वाला क्षणिक और नैसर्गिक विद्युत स्थानांतरण मतलब हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिसके साथ कई बार एक चौंधिया देने वाला प्रकाश और एक जोरदार गर्जना भी होती है। बिजली अत्यधिक गति के साथ गिरती है और वो अगर किसी जीव पर गिरती है तो उसे जिंदा बचने का लगभग कोई मौका नहीं देती। इसकी वजह से बिजली को नैसर्गिक विपदाओं में सबसे खतरनाक कहा जा सकता है। ज्यादातर समय बिजली भारी वर्षा के पहले या उसके शुरुआत के समय कड़कती है, जब वातावरण में उग्र अशांति होती है, मतलब वायलेंट डिस्टर्बेंस होता है, बादलों का घना जमावड़ा होता है और तेज हवाएं चल रही होती है। आप पर बिजली गिरने से बचने के लिए सबसे मूलभूत काम जो आपको करना ही होगा वो यह है कि आप जल्दी से जल्दी किसी प्रकार की आड़ के नीचे चले जाएं, जैसे कि कोई पक्का मकान या इमारत या कोई भी ऐसी गाड़ी जिसके हम अंदर जा सकते हैं, या कोई भी दूसरी मजबूत आड़। लेकिन किसी पेड़ के नीचे खड़े मत रहिए, क्योंकि बिजली पेड़ों के माध्यम से भी गिर सकती है। दरअसल बिजली कई बार पेड़ों पर ही गिरती है। वैसे ही बिजली के खंभे और लंबे खड़े धातु की वस्तुओं से दूर रहिए। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन या वॉकी टॉकी है तो उन्हें तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि ये उपकरण बिजली की दिशा को अपने आसपास से अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। आपके घर के ऊपर एक विद्युत चालक मतलब लाइटनिंग कंडक्टर जरूर होना चाहिए, ताकि घर पर बिजली गिरे तो वो कंडक्टर से जमीन में प्रवाहित हो जाए और घर को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं तूफानों की। एक तूफान वातावरण की एक उग्र अशांति होती है, मतलब वायलेंट डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें तेज हवाएं चलती हैं और जिसमें वर्षा भी हो सकती है, जोरदार गर्जना भी हो सकती है, बिजली भी कड़क सकती है और ओले भी गिर सकते हैं। अगर हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा है तो वो बिजली के खंभों को गिरा सकती है, पेड़ों को गिरा सकती है या पेड़ों को उखाड़ भी सकती है। इसलिए जहां तक हो सके तूफान के समय अपने घर, कार्यालय, दुकान, कारखाना या जिस भी इमारत में आप हैं वहां से बाहर मत जाइए। अगर आप पहले से ही बाहर हैं और बिजली कड़कना शुरू होता है तो पहले बताए गए बिजली संबंधित नियमों का पालन कीजिए। तूफान के समय ओले भी गिर सकते हैं, इसलिए जब भी तूफान की संभावना हो बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनिए। अब बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात एक विशिष्ट प्रकार का तूफान होता है। चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय तूफान होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों पर एक सीमित क्षेत्र में बनने वाली बड़े तीव्रता वाली एक कम दबाव वाली वायु प्रणाली, जिसमें जबरदस्त शक्ति वाली हवाएं अंदर की तरफ चक्कर लगाती हैं। चक्रवात बेहद खतरनाक नैसर्गिक आपदा होती है। जब एक चक्रवात एक जमीनी क्षेत्र को धड़कता है तो उसकी जबरदस्त हवाएं पशु जीवन को, वनस्पति जीवन को और मानवीय जान माल की भारी तबाही मचा सकती है। बिजली के खंभे गिर सकते हैं और किसी भी दूसरी चीज या मनुष्य को धड़क सकते हैं। ऐसी हवाओं में इतनी शक्ति हो सकती है कि पेड़ों को, बिजली के खंभों को, टेलीफोन के खंभों को वगैरह मोड़ दें या उखाड़ दें।
ये हवाएं कुछ घरों के छप्पर तक उखाड़ सकती हैं। ऐसी हवाओं के समय कमजोर मकानों में और दूसरी मानव निर्मित संरचनाओं में दरारें पड़ सकती हैं, वो झुक सकते हैं और आखिरकार धराशायी हो सकते हैं। ये हवाएं गाड़ियों को उनके प्रवाह के उद्देश्य दिशाओं से बाहर ढकेल सकती हैं, मतलब पलटाकर गिरा सकती हैं और घसीट भी सकती हैं। जहां तक किसी घर या इमारत का सवाल है, ये जबरदस्त हवाएं कमजोर दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ सकती हैं और इसके बाद अंदर की चीजों को हिंसक रूप से बिखेर सकती हैं। सौभाग्यवश आजकल मौसम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई जबरदस्त विकास की मदद से चक्रवात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे ही आपको इस बात का अधिकृत समाचार मिलता है कि एक चक्रवात आपके इलाके में धड़कने वाला है, तो तुरंत किसी सुरक्षित क्षेत्र में जाने की योजना बनाइए और उस योजना को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित कीजिए, मतलब एग्जीक्यूट कीजिए। याद रहे कि डर और हड़बड़ी की वजह से सुरक्षित क्षेत्र को जाने के लिए आपके चुने गए सड़क पर यातायात में अचानक भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में समय बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल सुरक्षित क्षेत्र को जाने की योजना के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी बड़े कारणवश आप किसी सुरक्षित क्षेत्र को नहीं जा सकते, तो दूसरा सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दीजिए और आपके मोबाइल फोन और इमरजेंसी सप्लाई किट लेकर आपके घर के तहखाने, मतलब बेसमेंट में शरण लीजिए। इस कारणवश आपके घर में एक तहखाना जरूर होना चाहिए, क्योंकि तहखाने का स्थान जमीन की सतह के स्तर से नीचे होता है। यह आपके लिए सबसे कम खतरे वाला स्थान होता है। इस परिस्थिति के लिए आपने पहले से ही सबसे पास के पुलिस थाने का, पुलिस नियंत्रण कक्ष का, मतलब पुलिस कंट्रोल रूम का, और जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन बल, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के कार्यालय के दूरध्वनि क्रमांक सेव किए हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं ज्वालामुखियों की। एक ज्वालामुखी एक पर्वत या पहाड़ी होती है जिसके शिखर पर एक गड्ढा होता है, जिसके द्वारा पृथ्वी के पटल से लावा, पाषाण के टुकड़े, बेहद गर्म भाप और गैस फूट निकलते हैं या फूट निकल चुके होते हैं। ये सभी पदार्थ मानवीय शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। आज तक वैज्ञानिक किसी भी ज्वालामुखी के फूट निकलने का पूर्वानुमान लगाने की विश्वसनीय प्रणाली खोजने में असफल रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी स्थान को यात्रा पर मत जाइए जो किसी ज्वालामुखी के पास है। यदि आपका निवास स्थान किसी ज्वालामुखी के पास पड़ने वाले प्रदेश में है, तो अपना निवास स्थान बदलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए गंभीरता से सोचिए। यदि आपका निवास स्थान किसी ऐसी जगह है जिसे ज्वालामुखी से खतरा है, तो उस ज्वालामुखी के फूटने के पूर्व तैयारी के रूप में अपने साथ गैस मास्क हमेशा रखिए। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और भी महाविपदाओं की और उनसे आत्मसुरक्षा की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। वीडियो के बारे में आपके विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब बटन और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल नॉलेज एंड लिविंग हिंदी के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।